नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 15 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वह है शलभासन। शलभासन के बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। पहले आप देखेंगे शलभासन का शब्दार्थ एवं नामकरण के बारे में। शलभ का अर्थ टिड्डा नामक कीट है। शलभ की आकृति के समान साधक की स्थिति बनने के कारण इसे शलभासन कहते हैं। शलभ आपने देखा हो, एक हरे रंग का होता है, एक ग्रे कलर का, जिसे हम टिड्डी कहते हैं। टिड्डी जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और एक होता है उसी की भांति ग्रास हूपर, जो फसलों में के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये टिड्डी अपने एक समूह में रहती है, समूह एक ही पूरा ग्रुप बनाकर रहती है, और इसी के कारण इसका आकृति हमारे पीछे उनके पांव जैसे आपने देखे उठे हुए रहते हैं, ऐसे ही इसमें हमारे शरीर की आकृति उसी समान बनती है। तो ये शलभासन कहलाता है। अब बाकी उसका हमारे शरीर पर कैसे गुण धर्म, उसके स्वभाव के अनुसार हमारे शरीर के अंदर कैसे प्रभाव पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाम देखिए, संस्कृत में इसे शलभासनम, हिंदी में शलभ आसन और अंग्रेजी में लोक्युस्ट पोज के नाम से इसे जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए श्लोक एवं अर्थ इसका। अध्यास्येति करयुग्मं वक्षे भूमि वष्टभे करयोस्तलाभ्यां पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्वं वदन्ति पीठं शलभं मुनीन्द्राः। ये आपको श्लोक मिला। इसका अर्थ है पहले नीचे मुख करके लेट जाएं, दोनों हाथों को छाती में रख करतलों से भूमि को पकड़कर, करतल यानी आपके हथेलियों से, हथेलियां नीचे की ओर कर देंगे और उससे भूमि को पकड़ बनाना, यानी भूमि पर अपनी हथेलियों का दबाव बनाना है। पुनः पैरों को शून्य में ऊपर की ओर फैलाएं, यानी अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर फैलाना है। इसे मुनिजन शलभासन कहते हैं। ये वर्णन जो मिलता है श्लोक का, वो गैरण्य संहिता के द्वितीय अध्याय के 37 नंबर श्लोक में इसका वर्णन मिलता है, जो अभी हम करने जा रहे हैं। गैरण्य संहिता में 32 आसनों का वर्णन है, उनमें से ये एक आसन है शलभासन। चलिए हम अब देखेंगे आसन का क्रम। आसन के क्रम में पैरों को जोड़कर पेट के बल लेटते हैं और तलवे ऊपर की ओर रहें। तलवे आप देख रहे हैं ऊपर की ओर रहेंगे। फिर प्रारंभिक अवस्था में हाथों को जांघों के नीचे रखा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में जांघों के नीचे रखा जा सकता है। जब हम हाथों को जांघों के नीचे रखते हैं, तब पैरों को उठाने के लिए हाथों का सहारा ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास परिपक्व यानी आपका बहुत अच्छा होने लगे, तब हाथों को जांघों के नीचे से निकालकर बगल में यानी आसपास थाइस के रखते हैं, जिससे अपनी जांघों को सहारा नहीं मिलेगा उठने के लिए। फिर क्या करना, हथेलियां नीचे की ओर रहती हैं। हथेलियां नीचे की ओर रहती हैं। ठुड्डी को थोड़ा सामने की ओर ले जाकर भूमि पर रखते हैं और पूरे अभ्यास के दौरान भूमि पर ही रखते हैं। इस बात का ख्याल रखना, ये आरंभिक स्थिति है। पैरों को परस्पर मिलाकर धीरे धीरे जितना संभव हो उतना ऊपर उठाते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसे मिला करके ऊपर पाँव को उठाएंगे। फिर क्या करना, पैरों को ऊपर के लिए हाथों से भूमि पर दबाव डालते हैं ताकि आपका पकड़ बने
और कमर के पीछे के भाग को मांसपेशियों को संकुचित करते हुए, यानी अपने बटक्स जो आपके नितंब भाग जो है उसको सिकोड़ते हुए आप अपने को ऊपर उठाएंगे। अंतिम स्थिति में आंखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल बनाते हैं। जब आपका यह अभ्यास पूर्ण हो जाता है तब आंखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाते हैं। फिर क्या करना, आपने संभव हो तो अंतिम अवस्था में मूल बंद भी लगा सकते हैं। जब आप अपने पूरे पांव को उठाया, कहने का शिथिल कहाँ करना, जब आपके आगे के कंधे हैं उनको ढीला छोड़ के रखना है, ठुड्डी को ढीला छोड़ना है, केवल और केवल आपका ध्यान पीछे लोअर बैक को ही आपने ताकत देखते हुए और आप अपने नाभि के नीचे भाग को ही ताकत देते हुए उठाएंगे और बाकी का पूरा शरीर शिथिल रहेगा, इसका अभिप्राय ये है। और संभव हो तो अंतिम अवस्था में मूल बंद लगा कर रखें। मूल बंद के बाद फिर पैरों को धीरे धीरे भूमि पर ले आते हैं। ये एक आवृत्ति हुई, ये एक राउंड हुआ। प्रारंभिक स्थिति में वापस आकर सिर को एक ओर मोड़ते हुए श्वास एवं हृदय की गति के सामान्य होने तक विश्राम ले, क्योंकि जब आप ऊपर उठाएंगे किडनी पर जो प्रेशर आएगा, हृदय गति पर प्रेशर पड़ेगा, पेट का दबाव बढ़ेगा तो आपका श्वास फूलेगा। स्वाभाविक है, श्वास फूलेगा। तब जब आप रिलैक्सेशन देते हैं अपने आप को तो कुछ समय के लिए जब तक हृदय गति समान ना हो तो आप रेस्ट ले सकते हैं, गर्दन को दाएं या बाएं अपनी इच्छा से मोड़ करके। फिर क्या करना, काल अवधि की बात करें, कितना समय करें, 10 से 30 सेकंड तक इसे आप करें, क्योंकि ये जब आप श्वास लेके उठाते हैं इसमें श्वास आपका रोक कर रखना पड़ता है अथवा स्व सामर्थ्य अनुसार जितना आप कर पाते हैं। इसमें जोर जबरदस्ती न करते हुए शरीर के बल को ध्यान में रखते हुए अभ्यास को करना है। चलिए अब आगे देखेंगे आसन का चित्र। आसन का चित्र आप देख रहे हैं, ये है स्थिति, आप इसको देख रहे हैं। ठुड्डी आपकी टिकी हुई है, कमर बिल्कुल सीधा, पैर पीछे से मिले हुए, एडी उठी हुई, देखिए पंजा सीधा। तो ये आपको स्थिति बनानी है। और प्रभाव बात करें, शारीरिक प्रभाव, परानुकंपी यदि हम बात करें ईड़ा और पिंगला में तो ये परानुकंपी ईड़ा नाड़ी को कहते हैं। परानुकंपी तंत्रिकाओं का प्राधान्य विशेष रूप से गर्दन एवं श्रोणी प्रदेश में होता है, यह आपको ध्यान रखना। और फिर शलभासन पूरे स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र को, जो आपका एक होती ऐच्छिक, एक होती अनैच्छिक क्रियाएं, एक होता है स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र को विशेष परानुकंपी निस्रावन को उद्दीप्त करता है। जो आपका सुप्रिल ग्लैंड जो रहती है हमारी किडनी के ऊपर जो 2 ग्रंथियां होती हैं उनसे संबंधित ये बात चल रही है, उन पर ये विशेष प्रभाव छोड़ता है। फिर देखेंगे ये उरोवेदना यानी साइटिका जो है उसको ये पॉजिटिव प्रभाव देता है, उसके लिए लाभकारी है। नितंब भाग के पास उत्पन्न यानी बिल्कुल लोअर बैक पेन, उसके कमर के दर्द को ठीक करता है। यदि किसी भी व्यक्ति के कमर का रीढ़ की हड्डी में टेढ़ा मेढ़ा यदि बना हुआ है अपने स्थान से, जिनका स्थानांतरण यानी खिसक जाती है वर्टिब्रा, तो उस समय ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। शलभासन के माध्यम से हम अपनी रीढ़ को व्यवस्थित कर सकते हैं यदि वो अपने स्थान से उतर जाए, अलग हो जाए, साइड में मुड़ जाए तो। अब वृक्क और मूत्र संस्थान, वृक्क यानी किडनी और मूत्र संस्थान यूरिन ब्लैडर की कार्यक्षमता बढ़ती है। उसकी जो कार्यक्षमता है वो जब बढ़ेगी तो आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, प्लस आपका बीपी, आपका रक्तचाप आपके नियंत्रण में रहेगा, क्रोध आप पर हावी नहीं होगा। यानी पूरा का पूरा जो आपका इम्यून सिस्टम की बात करें, आपकी सहनशीलता की बात करें, धैर्य क्षमता की बात करें, वो किडनी से संबंधित है। रक्त शोधन में ये कार्य करता है। रक्त शोधन आपका अच्छा होगा, शरीर में रक्त से संबंधित भी विकार इससे दूर होते हैं। और ये यकृत और आमाशय के अन्य अंगों की क्रियाशीलता को सुचारू यानी बहुत उत्तम कर देता है, बहुत बढ़िया बना देता है। यकृत यानी लीवर और आमाशय स्टमक की अन्य और अंदर की सभी अंगों को ये मसाज के रूप में देखा जाया है और मसाज कराता है और उसकी जो उसका कार्य होते हैं उनको भी ये ठीक करता है।
पेट एवं आंतों के रोगों को दूर कर क्षुधा यानी भूख को बढ़ाता है और मोटापा कम करता है, ये बात ध्यान रखनी है। और कोष्ठबद्धता यानी कब्ज और उदर वायु विकार यानी अपान का प्रकोपित आदि में लाभदायक है। अपान वायु जो नाभि के नीचे का भाग है उसमें अपान वायु सक्रिय होती है, यदि वो बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करता है, जिससे आपकी कमर दर्द में आराम मिलता है, कब्ज दूर होती है, पाचन ठीक होता है, भूख अच्छी लगती है। तो ये कहने का अभिप्राय, ये आसन अपने आप में बहुत ज़्यादा लाभकारी है, इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। और विशेष रूप से ये किडनी को ठीक रखता है, यूरिन ब्लैडर, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नियमित बनाता है, उसको संतुलन देता है। स्त्रियों के अनियमित ऋतुस्राव को संतुलित बनाता है। मासिक धर्म की शिकायत जिनको रहती है उनको ये ठीक करता है। और दूसरा देखिए, मानसिक स्तर पर आपका इसका प्रभाव, मानसिक अवसाद के रोगियों के लिए उत्तम अभ्यास है। अवसाद यानी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो व्यक्ति गए हुए हैं उनके लिए ये उत्तम अभ्यास है। जिनका लो बीपी रहता है, इसको करने से ही उनका बीपी ठीक होता है और वो एक आउटर पर्सनैलिटी उनका इम्प्रूव होने लगता है, और वो बहुत इंट्रो पर्सनैलिटी जिनकी रहती है उन लोगों को ये आसन करना चाहिए, जिससे वो बाहर समाज में मिलकर जुड़कर के कार्य कर सके। और इसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर बात करें तो ये ब्रह्मचर्य की पालना में सहायक है। चित्त एकाग्र होकर ब्रह्मलीन होने लगता है, तो ये बहुत है, क्योंकि आपका चित्त मन से जुड़ा हुआ है और वहाँ जब स्थिरता आती है तो एकाग्रता भी आपकी बढ़ने लगती है। मैत्री एवं करुणा के भावों में वृद्धि होती है। ये बात इसलिए लिखा गया है, मैत्री और करुणा जो हमारी भावनाएं होती हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 भावनाएं हैं और ये चारों ही मोक्ष के 4 द्वार माने जाते हैं। और इन्हीं मैत्री और करुणा के भावों में वृद्धि होती है। अभिप्राय, जब आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका बीपी आपके नियंत्रण में है, किडनी पर आपकी उसकी अधिवृक्क ग्रंथियों की क्रियाशीलता अच्छी है, आपका उसके साथ साथ स्वादिष्ठान यानी वासनाएं, डिज़ायर्स आपकी कंट्रोल में जब आती है तो आपसे जो कार्य आप करेंगे तो वो सब अच्छे होंगे। और इसलिए मैत्री, और ये शल्भ भाषण का मतलब ही यही है। शल्भ यानी वो एक समूह में रहना पसंद करती है, टिड्डी जो है एक ग्रुप में रहती है, एकांत अकेली नहीं रहती। यदि अकेली भी हो जाए तो ज़्यादा समय वो रह नहीं सकती, जीवित नहीं रहती, इसलिए वो समूह में रहती है और समूह में आक्रमण करती है। इसलिए ये संगठनात्मक एक कह सकते हैं, जो आसन ये करते हैं उनका नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए कहा मैत्री और करुणा का भाव उनमें बड़ा उसका विस्तार होता है, जिससे उसका आकर्षण व्यक्ति का बढ़ता है ये। और आगे देखिए, मांसपेशियों पर प्रभाव, ये मांसपेशियों पर प्रभाव देखेंगे तो एक एक करके ये डेल्टॉइड जो आपकी पीछे की मांसपेशियां हैं इनका, और पीछे नितंब के पास की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियों पर ही इसका पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। यानी ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोगों को ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ा मेढ़ापन जो आ गया है, वक्रता जिसे हम कहते हैं, तो वो सब उसमें ये बहुत लाभकारी माना गया है। हाथों की स्थिति आपने इसमें देखी है, हथेलियां आपकी नीचे की ओर दबाकर रखनी है, और जब आप इजी वे में करते हैं हथेलियां आसमान की ओर रहती है। अब दूसरा है चित्र, आप देखेंगे चक्रों पर प्रभाव। मूलाधार चक्र जो है इसमें संकुचन होता है मूलाधार का। स्वादिष्ठान चक्र आपका इसमें प्रभावित होता है। तीसरा विशुद्धि चक्र, क्योंकि गर्दन ग्रीवा आप आगे करके रखेंगे तो आपका विशेष प्रभाव आपकी ग्रीवा पर ही पड़ता है, तो जिससे आपकी परानुकंपी जो ग्रंथि है वो इससे प्रभावित होती है। अब देखेंगे ग्रंथियों पर प्रभाव। ग्रंथियों यानी अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है इससे, और जनन व शुक्र ग्रंथि जिसे हम गोनाड्स यानी काम वासनाएं जो ग्रंथियां होती हैं, जो वो ग्रंथियां इससे प्रभावित होती हैं,
जिससे आपका चित्त निर्मल होने लगता है, चित्त शांत होता है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर्स को नियंत्रण में ला सकते हैं। इसीलिए इसे कहा ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्म में विचरण करने के लिए ये बहुत सहायक आसन है और ये मूलाधार चक्र को भी जागरूक करता है। अब आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास क्या हैं? आसन से पहले आपको भुजंग आसन का अभ्यास जरूर करना है। एक पाद शलभासन का अभ्यास और व्याघ्रासन जो है, इनके अभ्यास आप पहले कर सकते हैं और ये अभ्यास करने के बाद आप अच्छे से शलभासन कर सकते हैं। फिर आसन के बाद कौन सा अभ्यास करें, उसमें मकरासन है और दूसरा आता है शशांक आसन। इन दोनों आसनों को आप आसन करने के बाद जरूर करें, जिससे आपकी कमर की मांसपेशियां रिलैक्स कर सकें, विश्राम ले सकें। और सावधानियों, देखिए शलभ आसन के लिए बहुत अधिक शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। शलभ आसन के लिए यानी आप दोनों पाँव को पीछे से लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी शारीरिक क्षमता इसमें ज़रूरी है। अतः जिन लोगों का हृदय कमज़ोर हो, हार्ट का जिनका ऑपरेट हो चुका है, या हृदय की धमनियाँ जिनका घनास्त्रता यानी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जिनका ये प्रॉब्लम होता है, या फिर उच्च रक्तचाप हो जिनका, उन्हें ये अभ्यास नहीं करना, क्योंकि हृदय पर काफ़ी हद तक इसमें प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट यानी हृदय की गति तेज होती है। तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे। और दूसरा, पित्ताधिक्य यानी जिनको एसिडिटी ज़्यादा बनती है, आंत्रवर्ण यानी पेप्टिक यानी आंतों में बहुत ज़्यादा एक घाव बने हुए, अल्सर बना हुआ है, आंतहर्निया जिनको बना हुआ है, आंतों के यक्ष्मा या आंतों में कोई भी स्वेलिंग है, आंतों में सूजन है, या आंतों में बहुत ज़्यादा कोष्ठता यानी कफता बढ़ी हुई है, इस प्रकार के अन्य कई रोग होते हैं, जिस स्थिति में आप ये अभ्यास नहीं करेंगे तो भी किसी के सानिध्य में, निगरानी में और सुझाव के साथ परामर्श लेकर ही आपको ये अभ्यास करना है। विशेष बातों में ये सावधानियां भी चल रही हैं, तो सावधानियां आगे देखिए। कमर दर्द में अभ्यास निषेध है। कमर दर्द यदि ज़्यादा है तो नहीं करना। एक बात आती है कि लाभ के अंदर ये कमर दर्द में ठीक है, पर कमर दर्द में कितना कैसे ठीक है वो रोग से पहले डिपेंड करता है। रोग कितना अधिक हो चुका है, कैसी स्थिति बनी है, तो वो भी एक अलग बात हो गई। तो ध्यान रखना है, कमर दर्द ज़्यादा है तो निषेध है, और फिर भी आप किसी के सानिध्य में ही अभ्यास करेंगे। और धीरे धीरे जो मैं आपको आने वाली आगे वीडियो जो बनेगी उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप उसको कर सकते हैं। फिर दूसरा है, अस्थमा होने पर अथवा श्वास संबंधित रोग होने पर अभ्यास निषेध है। अस्थमा यानी आपको बहुत ज़्यादा श्वास आ ही नहीं रहा, तो आप जब करेंगे तो आप अपना श्वास ढंग से ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हृदय पर इसका प्रेशर पड़ेगा, वक्षस्थल पर प्रेशर आएगा, गर्दन आपकी मुड़ी हुई है आगे की ओर, तो श्वास जो आपका श्वसन नलिका है वो इसमें काफ़ी प्रभावित होती है, तो आप इसमें बन सकते हैं, कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं, ध्यान रखना है। और कमर दर्द का तो हो ही गया है। अब देखेंगे कुछ विशेष बातें। विशेष में आपको क्या ध्यान रखना, अभ्यास के दौरान झटके से पाँव को न उठाएं, एक जल्दबाजी से नहीं करना। सुविधा के लिए मुट्ठी को बंद कर रखें। यदि आपको लगता है कि मेरे पाँव उठाने में तकलीफ़ है तो अपना मुट्ठी बंद करके आप उठा सकते हैं, जिससे थोड़ा आपको थाइस को सपोर्ट मिलेगा और अंगुलियों की दिशा नीचे की ओर आप कर सकते हैं। फिर अंतिम स्थिति में घुटने और एड़ियां मिली रहें और वक्कर यानी घुटनों के मुड़ने की स्थिति न बने। घुटने मोड़ करके पैरों को नहीं उठाना, घुटने कड़क सीधे रहेंगे और ये बात ध्यान रखेंगे, एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए रहेंगे। मधुमेह में लाभप्रद है, यानी शुगर में ये आसन लाभदायक माना जाता है, परंतु कुछ योगाचार्यों ने निषेध भी किया है। कारण क्या है कि जिनको शुगर होता है उनको रक्तचाप की भी संभावनाएं होती हैं, हृदय से संबंधित कई रोग उनको रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देना है, सामने वाले आपके व्यक्ति से जो आप योगाभ्यास करा रहे हैं जिसे, उससे पूछना जरूरी है कि यदि शुगर के साथ उच्च रक्तचाप कितना है, यदि है तो नहीं करना, नहीं है तो आप उसको करवा सकते हैं। इसी के साथ आपका ये विधि का पूर्ण प्रकरण पूर्ण हुआ। अब आगे देखेंगे।
शलभासन का वीडियो देखिए। एक एक करके दोनों हाथों को आप थाइस के नीचे रखेंगे। इस तरह से रखें कि आपकी हथेली आसमान की ओर रहे। ये एक प्रारंभिक स्थिति है। बाद में आप अपनी हथेलियों का रुख जमीन की ओर भी कर सकते हैं। ठुड्डी अपनी सीधी रहे। श्वास को भरते हुए एक एक करके अपने पाँव को ऊपर उठाएंगे। पाँव का पंजा पूरी ओर से खींच के रखिए सामने की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीमी गति से पैर को नीचे लेकर आएं। इसी तरह से दूसरे पाँव को श्वास भरते हुए धीमी धीमी गति से ऊपर लेके जाएं। दूसरा पाँव नीचे रिलैक्स में रहेगा, घुटना खींचा रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लेकर आना। अब इसी तरह से आप एक साथ दोनों पाँव को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। घुटने खींचे रहें, एड़ी पंजे आपके मिले रहें, ठुड्डी आपकी जमीन पर टिकी हुई है, कंधे जमीन पर स्पर्श रहेंगे। आपका पूरा ध्यान कमर की अंतिम छोर पर बना हुआ रहेगा और यहीं से आप धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। वापस आने के बाद एक एक करके दोनों हाथों को आप विश्राम दे देंगे। विश्राम देने के बाद क्या करना, मकरासन की स्थिति में आप स्वयं को रिलैक्स करेंगे, विश्राम लेंगे। इस तरह से ये आपका आसन का क्रम जो है पूर्ण हुआ। ये है आपका शलभासन का पूर्ण अभ्यास। और विशेष बातें अभी आगे आप देखिए। आसन से संबंधित कुछ विशेष बातें आप देखिए। सबसे पहले आप पेट के बल लेटना है। लेटते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि आपके पाँव मिले रहें। स्वयं को इतना व्यवस्थित करें कि आप बीच में से कहीं बल ना रहे, टेढ़ा मेढ़ा न रहे। हाथों को सिर के समान बीच का अंतर लेके रखना। ये सब करने के बाद श्वास भरते हुए दो कहने पर क्या है, उससे पहले आपने अपने हाथों को थाइस के नीचे एक एक करके व्यवस्थित करना है। हथेलियाँ आसमान की ओर रखना। ये प्रारंभिक स्टेज है आपकी। हथेलियों को ऊपर की ओर रखना है, ऊपर से थाइस। ये सब दोनों तरफ आपने व्यवस्थित करने के बाद क्या करना, ठुड्डी जो आपकी ठुड्डी है इसको भूमि पर स्पर्श करा के रखना। ग्रीवा को सीधा रखना है ताकि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हाथों को कंधों को ढीला छोड़ के रखना। एड़ी पंजे आपने मिलाकर रख के रखने हैं। फिर श्वास भरते हुए पहले एक पाद शलभासन का अभ्यास करना। श्वास भरते हुए आपने एक पैर को उठाया, पंजे को देखिए बिल्कुल सीधा रखना। कमर का ध्यान दीजिए, कमर को दाएं बाएं बल नहीं देना, कमर सीधी रखनी है। और दूसरे पाँव का पंजा जो है नीचे की ओर सीधा फ्लैट रखना। पंजों पर स्टैंडिंग पोस्चर में नहीं रखना, लंबा पैर करके रखिए। तो ये सब करने के बाद श्वास छोड़ते हुए पाँव नीचे आया। फिर इसी से दूसरे तरफ आपने ये अभ्यास करना है। पंजे को सीधा, नीचे वाले पैर को सीधा। हाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, आसमान यानी ऊपर की ओर करके रखना। कंधे गर्दन सीधे रहेंगे, नीचे चिपके हुए हैं। यह सहज स्थिति है। और जब हम दोनों पाँव को एक साथ करते हैं वहाँ पर इन हाथों को आप नीचे की ओर करके यानी भूमि की तरफ करके आपने अभ्यास करना है। चलिए दोबारा से आप वापस आएंगे, एक एक करके विश्राम वापस लेना, दोबारा से लेके जाना। फिर क्या करना, स्वयं के हाथों व्यवस्थित करके एक साथ दोनों पाँव को भूमि से ऊपर उठाना। एड़ी पंजे ध्यान दीजिए मिले हुए हैं, पंजे सीधे, एड़ियाँ मिली हुई। घुटनों को बल नहीं देना, घुटने आपके सीधे रहेंगे। यहाँ से पूरा खिंचाव, ठीक। गर्दन को उठने नहीं देना, कंधे चिपके हुए हैं, हथेलियाँ ऊपर की ओर की हुई हैं। ये सहज है, सरल है। जब आप इसको बदलें, दिन प्रतिदिन नियमित अभ्यास करने के बाद आप अपनी हथेलियों का रुख जमीन की तरफ कर देना है, ऊपर की ओर नहीं करना। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना। और नितंब प्रदेश को श्रिंक करके यानी नितंब को यानी अपने बटक्स को टाइट करके रखिए, मूलबंद लगा के रखिए, श्वास के साथ ऊपर उठे, छोड़ते हुए वापस आप नीचे आएंगे और एक एक करके हाथों को आप विश्राम दे देंगे। ये है पूरा का पूरा शलभासन का अभ्यास। इस तरह
आप ये अभ्यास अच्छे से करिए, गलतियां न हो। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।